हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका में दबाव समूह। दबाव समूह जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विशेष हितों से संबंध रखने वाला एक समूह होता है जो सरकार पर अपनी बातें मनवाने के लिए दबाव डालता है। दबाव समूह हम पढ़ेंगे अमेरिका के संदर्भ में। दबाव समूह को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, कंपेजिन फॉर वर्किंग फैमिलीज, यूनाइटेड फार्म वर्कर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स। जैसे कि आर्थिक समूह या व्यावसायिक समूह या अनिवार्य सेवाओं से संबंधित समूह, सार्वजनिक या विशेष सेवाओं से संबंधित समूह, इसी प्रकार के कुछ समूह यहाँ बताए गए हैं। दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। वे बड़े पैमाने पर औपचारिक संरचनाओं के बाहर काम करते हैं और उनका लक्ष्य सरकार की नीतियों को प्रभावित करना होता है। एक ऊर्जावान हित समुदाय एक स्वस्थ नागरिक समाज का प्रतीक है। सरकार को संगठित करने और पैरवी करने की उनकी क्षमता उदार लोकतंत्र का एक ट्रेडमार्क है, लेकिन वे सरकार की लोकप्रिय इच्छा के कार्यान्वयन में भी बाधा बन सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों में ही सैद्धांतिक अर्थों में हित समूह बहुत ही बहुलवाद है और दोनों चुनावी बहुमत के दबाव और खींचतान से निपटते हैं। उनके पास कार्यात्मक विशेषज्ञता, संरचनात्मक भेदभाव, औद्योगिक रूप से विकसित, आर्थिक रूप से उन्नत और भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लिखित और अलिखित संवैधानिक सुरक्षा दोनों के ही उच्च स्तर हैं। हम दोनों देशों के अध्ययन की अगर बात करते हैं तो सरकार के संरचनाओं के संक्षिप्त विश्लेषण के साथ यूएसए और यूके उसके बाद ही कार्य शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की अधिकता है, क्योंकि यह एक बहुलवादी समाज है। सरकार की संरचना के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका कई कार्यों को समायोजित कर सकता है। समूह गतिविधि सकेंद्रित वृत्तों की लहरों में होती है, क्योंकि एक बार एक विशेष क्षेत्र में एक समूह बनने के बाद उसी क्षेत्र में उसका अनुकरण करने के लिए कई अन्य समूह बनते हैं। यूएसए में विविध प्रकार के दबाव समूह हैं, लेकिन अगर हम सुरक्षात्मक और प्रचार समूहों जैसे कार्यों के संदर्भ में जीन ब्लॉडेन वर्गीकरण का उपयोग करके उन्हें व्यापक रूप से अलग कर सकते हैं। सुरक्षात्मक समूह अपने सदस्यों के संकीर्ण हितों की रक्षा करते हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: व्यावसायिक समूह, मजदूरों के किसान और पेशेवर संगठन, डॉक्टर और वकील आदि। अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के दबाव समूह के रूप में कार्य करने वाले व्यावसायिक समूह हैं। AFL-CIO जैसे श्रमिक संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, जिसमें 80% संघबद्ध श्रमिकों कार्यरत हैं। लेकिन अमेरिका के अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं और यह बंद दुकानों से खुली दुकानों से भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इनकी जो कार्य प्रणाली है वह बिल्कुल अलग है। आंकड़ों के अनुसार यूनियनों में केवल 13 से 14% कर्मचारी ही संगठित होते हैं और अधिकांश कर्मचारी इसका लाभ उठाते हैं। यह सबसे कम संगठित में से एक है। संघ के अधिकांश कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रों में होते हैं, विशेष रूप से कठिन नौकरियों में, जैसे कि अग्निशमक, पुलिस अधिकारी, फ्लाइट अटेंडेंट, डाक सेवाएं और आदि। किसान अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन में
संगठित हैं। वकीलों और डॉक्टरों के पास क्रमशः अपना अमेरिकन बार एसोसिएशन और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है। राइट टू लाइफ प्रो चॉइस, नेशनल राइफल एसोसिएशन, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, अमेरिकन कमेटी ऑन अफ्रीका, पब्लिक इंस्टेंट रिसर्च ग्रुप, ये सभी प्रचार समूह हैं। ये समूह मुद्दे पर आधारित हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि सरकार की नीति उनके खिलाफ न जाए। दबाव समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। वास्तव में दबाव समूह विश्व को अमेरिका की ही देन है। अमेरिका में हित समूहों की संख्या हजारों में है। इसके लिए उनका कोई वर्गीकरण एक निश्चित आधार पर नहीं किया जा सकता। फिर भी दबाव समूह आर्थिक, व्यावसायिक और से अनिवार्य सेवाओं से संबंधित, सार्वजनिक और विशेष सेवाओं से संबंधित होते हैं। अमेरिकी दबाव समूहों द्वारा लागू की जाने वाली विधियां लॉबिंग है और मीडिया प्रचार है। वे आमतौर पर वरीयता के घटते क्रम में अमेरिकी कांग्रेस, कार्यकारी, सिविल सेवा और यहां तक कि न्यायालयों को लक्षित करते हैं। इसके अलावा सीनेटर और सदन के सदस्य प्रत्यक्ष प्राथमिक प्रणालियों के कारण पुनर्नामांकन के लिए अपनी पार्टियों पर निर्भर नहीं है। इसीलिए चुनाव अभियान उम्मीदवारों के केंद्रित मंच हैं, जहां उम्मीदवार कुछ एहसानों के बदले में दबाव समूहों के विचारों को सामने रख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तीव्र प्रवृत्ति है जहां लॉबिस्ट अपने ग्राहकों की, कहने का अर्थ है कि अपने दबाव समूहों की आकांक्षाओं को विधायकों के सामने रखते हैं। अमेरिकी दबाव समूह अपने मामलों के लिए पेशेवर पैरवीकारों को भी नियुक्त करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर कांग्रेस सदस्य के लिए 60 पैरवी करने वालों के साथ ही पैरवी करने का माहौल दबाव समूहों के बीच अंतर संबंध है। फिर भी दबाव समूह नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए पीएससी का उपयोग करते हैं। किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए अपने हितों के प्रति प्रतिबद्धता के बदले पैसे जुटाने के लिए दबाव समूहों द्वारा एक पीएससी बनाई जाती है या एक संगठन बनाया जाता है। इसके अलावा दबाव समूह अपने उद्देश्यों के लिए जन जागरूकता और समर्थन के निर्माण के लिए समाचार पत्र, टेलीविज़न, ईमेल, पत्रक, डाक मेल जैसे मीडिया स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए AIPSC अमेरिकी छात्रों, प्रोफेसरों और नीति निर्माताओं को इजराइल ले जाता है ताकि उन्हें यह समझा जा सके कि दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह अक्सर संवैधानिक मध्यस्थता के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए भी मामलों को बढ़ावा देते हैं और दबाव समूह सुप्रीम कोर्ट के नामांकन का समर्थन करने या उन्हें हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोनों ही राष्ट्र बहुलवादी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों को यूके की तुलना में अधिक सफल पाया गया है क्योंकि कैबिनेट ने एजेंडा सेटिंग गठबंधन सामंजस्य के साथ सदन में विश्वास ने विशेष हितों की बजाय बहुसंख्यक मतदाताओं के लिए कानून बनाने के लिए मजबूत प्रोत्साहन बनाया है, लेकिन अभी तक अपने प्रस्तावों के सभी पहलुओं का परीक्षण नहीं कर सके हैं क्योंकि दबाव समूहों का तुलनात्मक विश्लेषण दोहरी सीमाओं से ग्रस्त है। दबाव समूहों की गतिविधि पूरी तरह से कानूनी है और किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के विकास का अभिन्न अंग है। यह भी सच है कि सरकार तक कोई भी मुद्दा पहुंच बनाए रखने के लिए यह एक अनिवार्य अंग है।
इसमें बहुलवादी व्यवस्था सामाजिक निगमवादी बन सकती है और नीतियों को डिज़ाइन करने में भूमिका निभाने वाले राजनीतिक भ्रष्टाचार के साथ धन के आरोप अधिक बार हो सकते हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता यही होगा कि प्रचार समूह या नए राजनीतिक दल चुनाव मैदान में आएं ताकि नागरिकों को प्रभावी अभिजात वर्ग को चुनावी रूप से हराने की संभावित संभावनाओं से अवगत कराया जा सके। हाल ही के राजनीतिक साहित्य में दबाव समूहों को अक्सर अमेरिकी सरकार में एक हानिकारक तत्व के रूप में निंदा की गई है। राजनीतिक दलों के क्षेत्र में एक विद्वान लिखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की अर्थव्यवस्था में दबाव समूह निश्चित रूप से संप्रभु बहुमत द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के अपव्यय पर एक परजीवी है। एक अन्य विद्वान का कहना भी है कि सामाजिक रूप से निर्मित बाधाएं मौजूद हैं जो कम स्वीकृत या कम जिम्मेदार स्रोतों से निकलती हैं। उनके संचालन में अनौपचारिक और अवसरवादिता है। वे तीव्रता और दिशा में लगातार उतार चढ़ाव करते हैं। इन बाधाओं को सामाजिक दबाव कहा जा सकता है। इसके अलावा आर पार्क की भी टिप्पणी है कि दबाव समूह एक सेना नहीं है जो शत्रुतापूर्ण पदों पर सामने के हमलों से लड़ाई जीतना चाहता है, बल्कि यह शार्प शूटरों का एक शरीर है जो अपने शत्रुओं को एक एक करके मार गिराता है। राजनीति एक अन्य छात्र दबाव समूहों की निंदा में कहता है कि यह अमेरिकी लोगों के विश्वास, दृढ़ता और विश्वसनीयता का परिणाम है जो 150 वर्षों के बाद भी विभिन्न रूपों में यहाँ उपलब्ध है या मौजूद है। गणतंत्र की स्थापना के बाद से शक्तिशाली अल्पसंख्यकों ने अपने हितों की सेवा करने पर आमदा होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमोबेश विकृत कर दिया। बहुसंख्यकों की भलाई के लिए बहुमत द्वारा शासन का आदर्श रूप से भी भ्रामक रहा है। गणतंत्र की स्थापना के बाद से शक्तिशाली अल्पसंख्यकों ने अपने हितों की सेवा करने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमोबेश विकृत कर दिया है। अगर आधुनिक समय की बात करी जाए तो आधुनिक राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूहों का भी बहुत अधिक महत्व है। दबाव समूह ऐसे समुदाय होते हैं जो देश में विधि निर्माण को अपने हितों के पक्ष में प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। वे प्रमुख राजनीतिक नेताओं या दलों के ऊपर दबाव डालकर ऐसे बिलों को पास कराने का प्रयास करते हैं या उन्हें पास होने से रोकने के लिए प्रयास करते हैं जिनके पास होने पर से उनके हितों को हानि होने की संभावना हो सकती है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।